ये स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो जरूर लाइक करिएगा। चलिए अगर आपसे हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? तो याद रखिए लोथल की खुदाई जो आपकी संबंधित किससे जुड़ी है? आपके हड़प्पा सभ्यता से ही जुड़ी है, ठीक है। और इसकी खुदाई की खोज किसने किया था? ये किए थे, ऑप्शन राइट आपका सी, SR राव। SR राव ने किया था। ये आपका जो लोथल है, लोथल कहाँ पड़ता है? तो याद रखिए लोथल की जो खोज की थी वो आपकी किसने, इन्होंने किया था। कब किया था? तो 1957 में। ये आपका स्थित कहाँ पर है? तो अहमदाबाद जिले के आदत कह सकते हैं कि सरगाला ग्राम के लगभग पास में, याद रखिए भोगवा नदी के किनारे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? चलिए पॉइंट पहला आपसे है कि सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। बिल्कुल राइट क्वेश्चन आपका है, ठीक है। और यहाँ पर कह सकते हैं अगर एक क्वेश्चन आपका मिल गया है तो आपको 100% वही सही होगा, ठीक है। तो यहाँ आंसर आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। लेकिन देख लेते हैं कि दूसरा क्वेश्चन कहीं ऐसा तो नहीं है कि सही हो। उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया, बिल्कुल गलत है। इसी प्रकार देखा जाए तो ये तीनों आपके गलत हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आंसर आपका ए है, सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे, इसीलिए इस सभ्यता को सिंडन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? तो याद रखिए मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, या कह सकते हैं द डेड ऑफ माउंटेन, ठीक है। या ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, माउंटेन ऑफ द डेड, ठीक है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर पॉइंट ये पूछ लेता है कि इसकी खोज किसने किया था? तो याद रखिए इसकी खोज रखाल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किया था, ठीक है। 1922 ईस्वी में किया था, ठीक है। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष मिला। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। तो सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का जो अवशेष मिला है कहाँ से मिला है? याद रखिए ये जो मिला है आपके ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा डी नंबर, आपके सुरकोटदा से, ठीक है। कहाँ से मिला है? सुरकोटदा से मिला है घोड़े की अस्थियों के जो आपके अवशेष हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है पर कह रहा आपसे कि निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? यहाँ पर कह रहा है निम्न में कौन सा उपवेद नहीं है। तो यहाँ पर देखिए उपवेद आपका कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन आपका डी दिया है योग वेद। योग वेद आपका उपवेद नहीं है। मुख्यतः देखा जाए तो 4 आपके उपवेद होते हैं। कौन से? आपका आयुर्वेद, गंधर्व वेद, शिल्प वेद और आपके स्थापत्य वेद, ये आपके होते हैं, ठीक है। और एक होता है शास्त्र वेद होता है, जिसे हम लोग धनुर्वेद के अंतर्गत ले आते हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं आपका योग वेद आपका नहीं होता है इसमें से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पंचगव्य में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो पंचगव्य में आपको जो सम्मिलित नहीं किया जाता है, किसको नहीं किया जाता है? यहाँ पर आपकी 4 ऑप्शन है। राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर तुलसी को। याद रखिए कि जो आपका पंचगव्य होता है उसमें तुलसी को कह सकते हैं उसके अंतर्गत नहीं शामिल करते हैं। देखो गाय का दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर, इस चीज़ को सामूहिक रूप से पंचगव्य बोलते हैं। इसमें से आप कह सकते हैं तुलसी को सम्मिलित नहीं किया जाता है। मुख्यतः क्या होते हैं? गाय का दूध हो गया, दही हो गया, घी हो गया, मूत्र हो गया, गोबर, इनको बोलते हैं 5 जो कि सामूहिक बोलते हैं पंचगव्य। समझ में आया? चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर कि महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ? महाजनी प्रथा, तो महाजनी प्रथा का जो सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है वो आपके हुआ है शतपथ ब्राह्मण में, ठीक है। महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ हुआ है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में हुआ है। और इसमें कह सकते हैं सूरखोद को कुशीदिन कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण जो के ब्राह्मण के मूल पाठ था, ये जो आपके पढ़ते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो पाठ पढ़ते हैं इनको हम लोग बोलते हैं आयुर्वेद, ठीक है। आयुर्वेद बोलते हैं। यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा आयुर्वेद हो जाएगा। तो शतपथ ब्राह्मण और आपके तैत्तिरीय ब्राह्मण यजुर्वेद के ब्राह्मण मूल पाठ हैं, ठीक है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? जो ये कहलाते हैं उनको बोलते हैं ब्राह्मण। याद रखिए जो वेदों के गद्य प्रकरण होते हैं उनको हम लोग ब्राह्मण बोलते हैं। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है यहाँ पर कि प्राचीनतम वेद कौन सा है? बताइए भाई, प्राचीनतम वेद है, बिल्कुल सिंपल और हमेशा हजारों बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्राचीनतम वेद आपका कौन हो जाएगा? ऋग्वेद हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऋग्वेद है, ये सबसे प्राचीनतम वेद है। अन्य आपके 3 वेद कौन होते हैं? यजुर्वेद, सामवेद और आपके अथर्ववेद होते हैं। समझ में आया ना?
और ऋग्वेद में जो होता है, ऋग्वेद में यज्ञ में देवताओं का आवाहन करने के लिए ये मंत्र भी आपके प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, और इसका जो आरंभिक स्रोत मिलता है वो आपके सनातन धर्म का आरंभिक स्रोत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर कि महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन तक लड़ी गई थी। बहुत प्यारा क्वेश्चन आपका है। तो महाभारत में जो आपकी कुरुक्षेत्र की लड़ाई लड़ी गई थी वो कितने दिन तक आपकी थी, जवाब दीजिए यहाँ पर। राइट आंसर आपके भी हो जाएगा 18 दिन। याद रखिए कि आपके कुरुक्षेत्र में जो कौरवों और पांडवों के मध्य कुरु जो साम्राज्य के सिंहासन के प्राप्ति के लिए लड़ा गया था, यह युद्ध आपका 18 दिन तक चला था। ठीक है, कितने दिन, 18 दिन। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। देखो क्वेश्चन आपके ये पूछे गए हैं। ठीक है, और अगर हम आपको ऐसे पढ़ा देंगे तो आप कहेंगे सर पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, इसलिए हम आपको पहले वो पढ़ा दें जो आपके एग्जाम में पूछे गए, तब आपको विश्वास हो जाएगा और इस चैनल से आपको 100% ऐसा कंटेंट मिलेगा। आज नहीं, लोअर पीसीएस की तैयारी आपने किया है और जूनियर की तैयारी भी कर रहे हैं और आपको पीसीएस की भी तैयारी में आपको लगभग आपका जो कह सकते हैं कि एग्जाम के थ्रू आपका जो लेवल होता है वही आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, पूरे पीसीएस की तैयारी करना है 100%। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेहतरीन से बेहतरीन आपको कंटेंट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको दिया है बौद्ध से संबंधित क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है। याद रखिए निरंजना नदी के तट पर आपका जो बौद्ध पवित्र स्थल है ये आपका कौन सा स्थल है। राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर आपका बोध गया। याद रखिए प्रसिद्ध बौद्ध स्थल बोध गया निरंजना नदी के किनारे स्थित है और बोध गया में ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तभी से कह सकते हैं यह स्थान आपके बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो चुका है और इसे 2002 में यूनेस्को ने इस शहर को विश्व विरासत स्थल भी घोषित कर दिया है। कब, 2002 में इसको विश्व विरासत स्थल में घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है। तो भाई क्यों है, क्योंकि यहाँ पर गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति किया था, जो कि अभी हमने बताया। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप में जाने लगा। अर्थात गौतम बुद्ध ने जब ज्ञान प्राप्त किया था तो इनको किस नाम से जानते थे, तब के बाद इनको बुद्ध के नाम से जाना गया है। याद रखिएगा, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है यहाँ पर कि किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था। ये आपको कह सकते हैं कौन सा आपका स्मारक है। 4 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी नंबर। ये आपका है महाबोधि मंदिर समूह। ठीक है, महाबोधि मंदिर समूह को कह सकते हैं इसके प्रचार किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था। परिनिर्वाण मतलब होता है मृत्यु। ठीक है, इनको जो आपका प्राप्त हुआ था इनको आपकी कुशीनगर में। याद रखिए, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा कि महात्मा बुद्ध को मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर, ठीक है, जिसे कुशीनारा के नाम से भी जानते थे, 483 ईस्वी में महापरिनिर्वाण या परिनिर्वाण इनको प्राप्त हुआ था। ठीक है, मतलब इनकी मृत्यु वहाँ पर हुई थी। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे उस स्थान का नाम बताएं जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया था। लगभग क्वेश्चन आपका वही है। 6 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी नंबर आपका हो जाएगा कुशीनगर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था, तो याद रखिएगा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था आपके सारनाथ। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा सारनाथ में। और पहले उपदेश को बोला जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, किस भाषा में, तो आपके पाली भाषा में। सबसे ज़्यादा आपके उपदेश कहाँ पर दिए हैं, तो आपकी श्रावस्ती में। और कौन सी भाषा का प्रयोग किया है, तो आपकी पाली भाषा का प्रयोग किया है। समझ में आ गया सभी क्वेश्चन। चलिए, अगर आप अभी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र अर्थात उसी को बोलते हैं धर्मचक्र परिवर्तन का जो उपदेश दिया था आपके कहाँ पर दिया था। 9 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा डी आपके सारनाथ में। कहाँ पर, सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, देखिए कनिष्क 2018 में देखो ये क्वेश्चन आपका आया है। हम क्वेश्चन जो भी आपको लेके आए हैं पूछे हुए क्वेश्चन आपके यूपी ट्रिपल में है। अगला है कि पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी कह सकते हैं 3 फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में शामिल नहीं है। तो आपके त्रिपिटक होते हैं बौद्धों में 3 मतलब त्रिपिटक बोलते हैं। इनमें से आपका देखिए अभिधम त्रिपिटक होता है और कह सकते हैं सूत्र पिटक भी होता है, विनय पिटक, लेकिन उस उपशाखा पिटक नहीं होता। ऑप्शन आपका सी, ये आपको कह सकते हैं बौद्धों में त्रिपिटक नहीं है। और इसके पहले हमने इतिहास का मास्टर वीडियो प्रोवाइड कराया है, उसको भी आप आई बटन में देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ पर देख सकते हैं मास्टर वीडियो है। बेहतरीन क्वेश्चन आपके हैं, लेकिन वहाँ पर कह सकते हैं कि एसएससी लिखा है तो इसका मतलब एसएससी में ऐसा नहीं कि आपके इतिहास के क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं।
आप देखिएगा, कंटेंट बहुत बेहतरीन है। अगर मास्टर वीडियो पढ़ लेते हैं तो आपको बार बार मतलब कह सकते हैं 100 सुनार की 1 लोहार की, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपसे पूछा है नागार्जुन कौन थे। नागार्जुन कौन थे? तो नागार्जुन जो थे ये एक बौद्ध दार्शनिक थे। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। नागार्जुन क्या थे? एक बौद्ध दार्शनिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? तो याद रखिए, विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है किसे? तो आपके ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा कौन सा यहाँ पर? वाराणसी। बी नंबर आपका हो जाएगा वाराणसी। कहते हैं कि हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार वाराणसी जो आपकी है वो आपकी 5000 वर्ष पुराना शहर है और यह विश्व में प्राचीनतम शहर है और बुद्ध काल में वाराणसी काशी राज्य की राजधानी थी। ठीक है, वाराणसी काशी की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, देखिए अब जैन से क्वेश्चन आपको मिलेंगे कि पहले जैन तीर्थकर कौन थे? पहले जैन तीर्थकर कौन थे? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, ये थे आपकी ऋषभ। याद रखिए, जैन परंपरा के अनुसार देखा जाए तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए हैं और जैन धर्म के मूल संस्थापक या प्रवर्तक को जो थे या प्रथम तीर्थकर उन्हें वही थे आपकी ऋषभ देव। और ऋषभ देव को हम लोग आदिनाथ भी माना जाता है, मतलब ऋषभ देव या कह सकते हैं आदिनाथ। और याद करिए 23वां वाला वो पूछा जाता है, 23वें आपके जो थे वो आपके पार्श्वनाथ थे और 24वें नंबर के जो थे आपके महावीर स्वामी थे। ठीक है ना, और ऑप्शन में आपका इसका जो आंसर हो जाएगा पहले आपके हैं ऋषभ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि जैन धर्म में 3 रत्न, जैन धर्म में देखिए 3 रत्न दिए हैं, उनमें से निर्वाण का मार्ग कहा जाता है। तो क्या है? तो जैन धर्म में 3 वर्ड बोले गए हैं, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। ठीक है, ये 3 आपके होते हैं तो इसी को बोला जाता है, कह सकते हैं कि निर्वाण इसी के माध्यम से प्राप्त हो सकता है। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ है। तो कैवल्य मतलब क्या होता है भाई? कैवल्य का मतलब ये होता है कि जिसको अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर ले। ठीक है, विजय प्राप्त कर ले, तो आंसर आपका इसका ये हो जाएगा। या कह सकते हैं कि उसको जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो जैन धर्म में कैवल्य कहा जाता है। ठीक है, और जब इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लेगा तो ज्ञान की प्राप्ति हो ही जाएगी। इस प्रकार से आंसर राइट आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है जो कि मौर्य काल से है कि विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो मुद्रा राक्षस जो लिखी गई है वो कौन सी भाषा में लिखी गई है? राइट आंसर आपको यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर आपकी संस्कृत भाषा में। याद रखिए, विशाख दत्त द्वारा रचित तो आपकी मुद्रा राक्षस जो आपकी है एक संस्कृत भाषा का एक नाटक है। ठीक है, नाटक है जिसकी रचना 4वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 5वीं शताब्दी के लगभग मध्य में की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उसके विजय का उल्लेख है? याद रखिए, कलिंग पर विजय प्राप्त किया था आपके अशोक ने, इसके लिए एक कह सकते हैं वहाँ पर आपका एक शिलालेख था। वो आपका शिलालेख कौन था? ये आपका है 13वां। कौन सा है? 13वां शिलालेख के माध्यम से अशोक के विजय का परचम पता चलता है। कहाँ पर? कलिंग युद्ध में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग अर्थात पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन थी? तो कलिंग की जो राजधानी थी वो कौन सी राजधानी थी? ये थी आपकी ऑप्शन राइट आपका डी नंबर तोसली थी। ठीक है, कौन थी? तोसली राजधानी थी उस समय जो आपकी कलिंग की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? अर्थात अशोक के साम्राज्य में ये सम्मिलित नहीं था। कौन सा नहीं सम्मिलित था? 4 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर आपका कामरूप। याद रखिए, कश्मीर भी था, गुर्जर भी था, कर्नाटक भी था, लेकिन कामरूप नहीं था। ये कामरूप आपका इसमें से शामिल नहीं था। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला पूछा गया है 5वां नंबर आपसे ये कि अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग नहीं हुआ है? बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन आपका है, ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग नहीं हुआ है? 5 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर आपके देख लेते हैं शहबाजगढ़ी में। ठीक है, शहबाजगढ़ी में कह सकते हैं कि ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं हुआ है। और ये जो कह सकते हैं कि अशोक के 14 वृहद शिलालेख हैं जो कि विभिन्न राज्यज्ञ या शासन देश में हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, अच्छा यहाँ से क्वेश्चन पूछता है किस लिपि में है? तो खरोष्टी लिपि में लिखी गई। ये जो आपका है खरोष्टी लिपि में, यही बताने का प्रयास कर रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन। तो अशोक के शिलालेखों में सबसे बड़ा जो शिलालेख है वो आपका कौन सा है? ये आपका 13वां है। याद रखिए, 13वां वाला जो अभी हमने आपको बताया था। ठीक है, कलिंग वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है, कह रहा आपसे यहाँ पर
कि निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है। तो मौर्य कला का सर्वोत्तम जो आपका प्रतिमान है वो आपका है कौन, स्तंभ है। अर्थात उस समय जो आपके थे तो आपके स्तंभ ही बनाते थे, जैसे पता चलता था नहीं कि ये राजा आपका बहुत ही महान था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष एक स्तंभ पर था। मतलब कि अशोक का सिंह चतुर्भुज स्तंभ जो आपका है वो आपका स्तंभ था, ये आपका कहाँ से। देखिए इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, सारनाथ। मतलब कि देख सकते हैं कि सम्राट अशोक का एक स्तंभ सारनाथ में स्थित है, जिसे अशोक महान ने बनवाया था। सम्राट कह सकते हैं कि सारनाथ स्थित स्तंभ के शीर्ष पर 4 शेर बैठे हैं और सभी की पीठ एक दूसरे की सटी हुई है। सारनाथ के अशोक स्तंभ को भारत ने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया है और अशोक स्तंभ के निचले भाग में स्थित चक्र को भारतीय तिरंगे के मध्य में भी रखा गया है। जवाब कर 24 तिल्लियां हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है, मौर्योत्तर काल से क्वेश्चन आया है कि कुषाण मूलतः कहाँ के निवासी थे। कुषाण मूलतः कहाँ के निवासी थे, तो याद रखिए कुषाण लोग जो थे वो आपके कहाँ से थे, ये आपके मध्य एशिया से थे। ठीक है, कुषाण मूलतः कहाँ के निवासी थे, तो आपके कहाँ से थे, मध्य एशिया थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान रहता था। तो कनिष्क के समय जो आपका विद्वान रहता था वो आपका चरक था। ऑप्शन राइट आपका सी, चरक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया जो कि काफ़ी तरीके से क्वेश्चन आपका है कि दी गई जानकारी राजवंश की पहचान, अर्थात ये कौन सा राजवंश है जो आपका ये वर्ड है कि पुष्यमित्र ने इस वंश की स्थापना की थी और उसके प्रभुत्व दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैले थे और पाटिलपुत्र अयोध्या विदिशा के शहर शामिल थे। इन्होंने 2 अश्वमेध बलिदान दिए। उन्होंने बैक्ट्रियन राजा मेड्रोटियस को भी हराया। राजवंश का 5वां राजा भागभद्र था। पतंजलि के गौरव ग्रंथ महाभाष्य इस दौरान लिखे गए थे। अर्थात ये कौन सा वंश है जो आपकी ये पूरी प्रक्रिया हुई है, याद रखिए ये प्रक्रिया आपकी है शुंग वंश। कौन सा है, शुंग वंश। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है जो कि गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल से क्वेश्चन आते हैं। कर आपसे खगोलविद वराहमिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे। तो खगोलविद आपके वराहमिहिर और आपके कालिदास जो थे रहते थे वो किसके दरबार में रहते थे, ये रहते थे आपके विक्रमादित्य। ठीक है, खगोलविद जो आपके थे विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक आपके शामिल थे। ठीक है, याद रखिए गुप्त साम्राज्य जो आपके गुप्त सम्राट जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय को ही क्या बोलते हैं, विक्रमादित्य। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि किसे विक्रमादित्य की उपाधि से सम्मानित किया गया। सर्वप्रथम आपको विक्रमादित्य बोला गया था चंद्रगुप्त द्वितीय को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। कह रहा आपसे यहाँ पर अभिज्ञान शकुंतलम किताब के लेखक कौन है। अभिज्ञान शकुंतलम किताब जो लिखा है वो किसने लिखा है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, आपके कालिदास। अर्थात कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम को लिखा है और ये संस्कृत भाषा के सबसे महान कवि आपके और नाटककार कालिदास ही थे उस समय। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि कालिदास के और भी नाटक होते हैं जैसे मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभव, ठीक है, ऋतुसंहार, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं आपकी कालिदास की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था। कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का राजा था। तो ये राजा था आपके कहाँ का, 4 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर, आपके थानेश्वर का। याद रखिएगा कि हर्षवर्धन कन्नौज से पूर्व कहाँ का, थानेश्वर का शासक था और यहीं पर पुष्यभूत वंश की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। कह रहा आपसे यहाँ पर हर्ष ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया। इनमें से कौन सा 5 इंडीज था। 5 इंडीज मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर जो बी नंबर आपका है पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। ठीक है, इनमें कह सकते हैं इन्होंने नियंत्रण में अपने लिया था। ठीक है, तो आंसर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर स्थित है। बहुत ही एमपी क्वेश्चन आपका है विरूपाक्ष मंदिर, हमेशा प्रश्न पूछा जाता है विरूपाक्ष मंदिर की में। तो विरूपाक्ष मंदिर जो आपका स्थित है कहाँ पर, ये आपके हम्पी में। कहाँ पर है, हम्पी। और हम्पी कहाँ पर है, कर्नाटक में। और ये प्रसिद्ध क्यों है, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य का जो अवशेष है वो आपके यहीं पर मिलता है। ठीक है, क्योंकि हम्पी विजयनगर राज्य की राजधानी थी इसलिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण किस चोल शासक ने करवाया था। तो ये चोल झील है जिसकी 16 मील लंबी है और इसकी सिंचाई का जो निर्माण करवाया था ये किसने करवाया था। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, राजेंद्र प्रथम। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन आपके पीसीएस एग्जाम के लिए। ठीक है, और जो हम आपको प्रश्न पढ़ा रहे हैं तो पीसीएस एग्जाम में एक बार रिविजन जरूर कर लीजिएगा और यूपीडब्ल्यूएससी में तो आप कर ही रहे हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहे हैं यहाँ पर कि कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है। कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध है आपका ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा ए नंबर, तमिल साहित्य। तमिल साहित्य। ठीक है, तो आप लोग विश्वास रखिए, विश्वास होगा तो सब कुछ होगा। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है
कि चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान दिए जाने वाले भूमि को क्या कहा जाता था। चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान दिए जाने वाले भूमि को, देखो जो जैन सभा होती थी उसमें से दान दिया करते थे, ठीक है, वो भूमि, और वो भूमि को बोलते क्या है, तो इस भूमि को बोलते थे पल्ली छद्दानम, ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा कि पल्ली छद्दानम, ये आपको बोलते थे जो जैन सभाओं को दान में करते थे, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो कौन सी विटामिन के कारण आपका रक्त का थक्का नहीं जमता है, तो ऑप्शन राइट अगर आपने चुना है यहाँ पर बी आपका विटामिन के, तो विटामिन के की कमी के कारण बॉडी में रक्त का थक्का नहीं जमता है। और ऐसी स्थिति में देखा जाए जब आपका रक्त का थक्का नहीं जमेगा तो किसी भी व्यक्ति के अगर थोड़ा सा भी खरोंच हो जाता है तो उसका रक्त का स्राव ज़्यादा होने लगता है, जिसके कारण उसके ऑपरेशन करने में भी बहुत दिक्कतें होती हैं, ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि मानव की पसलियाँ के साथ जुड़ी होती हैं, अर्थात जो मानव की पसलियाँ होती हैं वो आपकी किसके साथ जुड़ी होती हैं। तो भाई किसके साथ जुड़ी होती हैं, ये जुड़ी होती हैं आपके स्टर्म के द्वारा, ठीक है। मतलब कह सकते हैं कि जैसे आपकी बॉडी में कितनी पसलियाँ होती हैं, 12 जोड़ी कह सकते हैं, या कह सकते हैं हमारी 24 पसलियाँ होती हैं जो आपकी स्टर्म के साथ आपकी जुड़ी होती हैं, ठीक है। आपका कंकाल बना होता है उनमें से आपके जुड़ी होती हैं स्टर्म, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता है, यह प्रतिरोध की इकाई ओम है, तो चालकता की इकाई क्या होगी। यहाँ पर प्रतिरोध की इकाई अगर ओम है तो बताइए चालकता की इकाई क्या हो जाएगी। तो चालकता की इकाई क्या होती है भाई, तो ये हो जाती है ओम इनवर्स, मतलब एक होता है G बराबर 1/R, यहाँ पर G होती है चालकता, ठीक है। इस प्रकार से अगर हम यहाँ पर चालकता का मात्रक निकालेंगे तो आपका ओम इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि न्यूनतम कार्य उस समय होगा जब पिंड को, न्यूनतम कार्य उस समय होगा जब पिंड को क्या करेंगे भाई, जब पिंड को कह सकते हैं कि चिकने रोलर पर धकेला जाएगा। देखिए अगर चिकना रोलर है तो वहाँ पर घर्षण आपका कम लगेगा, और जब घर्षण कम लगेगा तो आपका कह सकते हैं कम वहाँ पर बल और कम कार्य भी लगेगा, ठीक है। इसी कारण क्या होता है कि घर्षण, या कह सकते हैं कि जो घर्षण पर डिपेंड करता है वो आपकी सतह के रुक्षतापन, अर्थात सतह चिकनी है या आपकी कह सकते हैं खुरदरी, उस पर डिपेंड होता है, ठीक है। तो सबसे कम कब होगा, जब कह सकते हैं कि चिकने रोलर पर उसे ढकेला जाएगा, तब आपका कार्य क्या होगा, न्यूनतम होगा, ठीक है। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे एक पारद मिश्रण का अनिवार्य घटक है, एक पारद मिश्रण का अनिवार्य घटक है, तो क्या है घटक ये है, तो भाई एक पारद मिश्रण का अनिवार्य घटक होता है पारा। क्या होता है, पारा। अब देखिए जो पारा एक ऐसी है जो कि कह सकते हैं आपके धातुओं में, ठीक है, धातुओं में मात्र एक पारा ही है जो आपकी तरल अवस्था में रहती है, ठीक है, तरल अवस्था में रहती है। और जो डॉक्टर के पास थर्मामीटर वगैरह होता है, मापते हैं, वहाँ पर भी देखते हैं कि पारा का ही प्रयोग किया जाता है, समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर, हरित ग्रह गैसों का पृथ्वी के वायुमंडल के औसत ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए आपकी ग्लोबल वार्मिंग हमने आपको बताया भी था, तो हरित ग्रह प्रभाव अर्थात होता है, अर्थात कह सकते हैं कि आपकी जो ऊपर से आने वाली किरणें होती हैं अगर यहाँ पर आती हैं तो क्या हो जाएगा, तो वायुमंडल के ताप क्या हो जाएगा भाई, ऐसी स्थिति में ताप क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर बढ़ जाएगा। ऑप्शन राइट आपका ए। अब समझ लीजिए इसको कैसे, आपकी सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें जब आपकी आती हैं पृथ्वी में, तो पृथ्वी के पहले ऊपर आपकी कह सकते हैं वायुमंडल में एक लेयर होती है ओजोन लेयर, कौन सी, ओजोन गैस होती है, ओजोन लेयर होती है O3, तो इसमें आपकी टकराती है, ठीक है। और जो इससे टकराने के बाद भी आपकी थोड़ा बहुत नीचे आ जाती है, यहाँ पर आपकी होती है CO2, ठीक है, CO2 जो कि आपकी काफ़ी भारी गैस होती है, उसमें से आपकी कह सकते हैं कि आपकी सूर्य किरणें क्या करती हैं, अवशोषित कर लेती हैं ऊष्मा, और इसके चारों तरफ कह सकते हैं कि जब एक आवरण होता है, तो जब आवरण होता है तो उसमें क्या होता है, वातावरण को टेम्परेचर कर देता है अर्थात गर्म कर देती हैं। इसी प्रकार को बोलते हैं हम लोग ग्लोबल वार्मिंग, अर्थात जो आपकी सूर्य की किरणें से आती हैं तो वायुमंडल में क्या होता है, आपका टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है। एक पॉइंट याद रखना, ओजोन परत जो होती है तो ओजोन परत की मोटाई मतलब अर्थात कह सकते हैं ओजोन परत के मापने की इकाई, अर्थात ओजोन परत कितनी मोटी है या कितनी कह सकते हैं अभी पतली हो गई है, इसको कैसे मापते हैं, तो एक मापते हैं डाप्सन से। किससे मापते हैं भाई, डाप्सन से मापते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है 92 नंबर,
कि बैरोमीटर के आविष्कारक कौन हैं? बैरोमीटर के आविष्कारक, जवाब दीजिए भाई, बैरोमीटर के आविष्कारक कौन हैं? तो ये आपके आविष्कारक इटली के हैं। कौन से? तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ये आपके हैं आपके ई टॉरिसेली, अर्थात कह सकते हैं इवान गेलिस्टा टॉरिसेली, जो कि आपके इटली के निवासी हैं। और इन्होंने 1644 ईस्वी में, कब? 1644 ईस्वी में बैरोमीटर का आविष्कार किया था। याद रखिएगा, बैरोमीटर का प्रयोग किस में करते हैं? तो बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं वायुमंडलीय दाब को मापने में करते हैं। इतने क्वेश्चन हम लोग यहाँ से पढ़ सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो आप सबको पता है, बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि आपके वायुमंडल के चारों तरफ आपकी जो गैसें होती हैं उन्हीं को मिलाकर हम लोग कहते हैं कि आपका ये है आपका वायुमंडल। ठीक है, तो ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी नंबर, वायुमंडल। अर्थात पृथ्वी की चारों ओर से जो आपकी गैसें वगैरह घेरे होती हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं वायुमंडल। एक पॉइंट याद रखना कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा आपकी जो गैस होती है वो आपकी कौन सी होती है? नाइट्रोजन होती है। ठीक है, और आपके अंतरिक्ष में होती है आपकी हाइड्रोजन होती है। और आपकी कह सकते हैं कि जो आपके सूर्य वगैरह होते हैं वहाँ पर भी सबसे ज़्यादा क्या होती है? हाइड्रोजन गैस ही होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, स्तनधारियों में ऑक्सीजन युक्त रक्त जो प्रवेश करता है हृदय में कहाँ से प्रवेश करता है? अर्थात जो स्तनधारी होते हैं उनमें ऑक्सीजन युक्त, अर्थात कह सकते हैं शुद्ध जो रक्त होता है वो आपके कहाँ से कहाँ तक प्रवेश करता है? तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, बाएं अलिंद से। कहाँ से करता है? बाएं अलिंद से। याद रखिए, स्तनधारियों में ऑक्सीजन युक्त जो रक्त होता है वो पल्मोनरी शिरा से हृदय में प्रवेश करता है, फिर हृदय में बाएं अलिंद में प्रवेश करता है, और इसके बाद बाएं नीले से होते हुए ये महाधमनी से होते हुए आपकी विभिन्न अंगों पर जाता है। अर्थात जब ये शुद्ध होता है तो महाधमनी के माध्यम से ही पूरी तरीके से पूरी बॉडी में पहुँच जाता है। तो आपका सबसे पहले कहाँ आता है? तो आपके कह सकते हैं कि एक धमनी होती है आपके रक्त पल्मोनी धमनी, उसके शिरा होती है, तो उसके माध्यम से बाएं अलिंद में आता है। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे, घुटनों का जोड़ होता है, जो आपके घुटने होते हैं ना, अर्थात जो आपका घुटना होता है लिगामेंट से जुड़े होती हैं, अर्थात जो हड्डियां हैं आपकी जुड़ी होती हैं लिगामेंट से। क्वेश्चन आपका पीसीएस में पूछा गया था कि जो आपस में हड्डियां जुड़ी होती हैं किससे? तो आपका लिगामेंट। ठीक है, लिगामेंट से जुड़ी होती हैं। तो यहाँ पर आपका जो जोड़ होता है इनके बीच, वो आपका जोड़ क्या कहलाता है? इस जोड़ को हम लोग बोलते हैं क्या? इसे बोलते हैं कोर जोड़। क्या बोलते हैं भाई? उसे कोर जोड़ बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। एक पॉइंट यहाँ से याद रखिएगा, हड्डी की अगर बात आई है तो आपकी बॉडी में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 206 हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, और सबसे जो छोटे बच्चे होते हैं शैशवावस्था होती हैं उनकी हड्डियाँ कितनी होती हैं? 300 हड्डियाँ होती हैं। सबसे बड़ी हड्डियाँ आपकी बॉडी की कौन सी होती है? तो फीमर हड्डी होती है। और सबसे छोटी हड्डी की बात करें तो आपकी स्टेपिस, जो कि आपके कान में होती है। फीमर कहाँ होती है? तो फीमर होती है आपकी जो जंघा वाली होती है, इसे कहते हैं। और जो स्टेपिस होती है सबसे छोटी, वो आपकी कहाँ होती है? कान में होती है। समझ में आ गया भाई? अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो लाइक करिए, और इसी प्रकार से पूरे के पूरे यहाँ पर कह सकते हैं कि जनरल साइंस आपकी कंप्लीट हो जाएगी और आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। क्वेश्चन आपका चाहे छोटा हो, क्वेश्चन चाहे आपका बड़ा हो, लेकिन उसे हम छोटे को बड़ा बनाने का प्रयास करेंगे, आपको पूरी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। बस आप लगातार मेहनत करते रहिए, लगातार वीडियो देखते रहिए। कह रहा आपसे, नेफ्रॉन से जुड़े होते हैं, नेफ्रॉन जुड़े होते हैं, तो बताइए नेफ्रॉन किससे जुड़े होते हैं? तो याद रखिए कि नेफ्रॉन है क्या, इसको समझिए। जो आपकी किडनी होती है, क्या होती है भाई? किडनी। किडनी को बोलते हैं वृक। क्या बोलते हैं? वृक। और आपकी बॉडी में वृक होते हैं आपके 2। ठीक है, इन वृक में जो होती हैं छोटी छोटी कह सकते हैं बारीकी आपकी होती हैं। एक जो आपकी होती हैं उनमें कम से कम 10 लाख आपकी होती हैं जो आपकी नेफ्रॉन होती हैं। अर्थात कह सकते हैं कि इनके बीच में जो आपकी मापने वाली जिकाई होती है, कह सकते हैं कि इनकी संरचनात्मक क्रियात्मक जिकाई होती है, उसे ही हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं। इसको ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा डी, उत्सर्जी तंत्र। ठीक है, क्या बोलेंगे? नेफ्रॉन जो जुड़े होते हैं वो किससे जुड़े होते हैं? आपका ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा उत्सर्जी तंत्र हो जाएगा, डी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि नेफ्रॉन क्या है। नेफ्रॉन हमने बताया कि जो किडनी होती है उसके बीच छोटी छोटी आपकी बिल्कुल छोटी महीन आपकी लकीरें होती हैं, जिससे कह सकते हैं कि आपका शुद्धिकरण होता है। तो उनमें जो आपकी इकाई होती है उसे हम लोग बोलते हैं नेफ्रॉन। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में कुछ समय लेती है, यह आपकी है। अर्थात जो ध्वनि होती है तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम जब पहुंचती है तो इसमें क्या होता है भाई? तो ये कह सकते हैं कि ध्वनि जब बढ़ती है जब माध्यम का ताप बढ़ जाता है। अर्थात कह सकते हैं
कि गर्मी में आपकी ध्वनि की चाल आपकी अधिकतम हो जाती है, सर्दियों की तुलना में गर्मियों में जो आपकी ध्वनि की चाल होती है अधिक हो जाती है। ऐसा क्यों? तो आपको बता दें 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में 0.61 मीटर प्रति सेकंड की आपकी रफ्तार बढ़ जाती है। कितने में? 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने पर ध्वनि की चाल 0.61 मीटर प्रति सेकंड की चाल से बढ़ जाती है। दूसरा पॉइंट आपका कि ध्वनि की चाल हमेशा निर्वात में क्या होती है? शून्य होती है। याद रखिए, ध्वनि की चाल निर्वात में क्या होती है? शून्य होती है। ठीक है, ध्वनि की चाल निर्वात में शून्य होती है। सबसे कम ध्वनि की चाल होती है वो आपकी गैसों में होती है, और सबसे ज़्यादा आपकी जो होती है वो ठोस में होती है। वो भी ठोस में कहाँ पर? तो ठोस में होती है इस्पात में। समझ में आ गया ना? तो इसका ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, कि ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान पहुँचने के लिए कुछ समय लेती है, और यह जो होती है गर्मियों में अधिकतम होती है। बी नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अदीप्त पिंड है? अदीप्त पिंड है तो याद रखिए, अदीप्त और दीप्त क्या होता है पहले ये समझना पड़ेगा। तो दीप्त वस्तुएं वो होती हैं जो कह सकते हैं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, जैसे आपका सूर्य हो गया, ठीक है, बल्ब हो गई, मोमबत्ती हो गई, ये क्या होते हैं? ये प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते, उन्हें बोलते हैं अदीप्त। तो यहाँ पर देखिए, जलती हुई मोमबत्ती ये आपका प्रकाश उत्पन्न करती है, सूर्य भी प्रकाश उत्पन्न करता है, तारे भी करते हैं। लेकिन यहाँ पर ग्रह आपके कह सकते हैं कि आपका प्रकाश उत्पन्न नहीं करते। तारे जो आपके प्रकाश होते हैं वो आपकी जो ग्रह होते हैं, यहाँ पर ग्रह है, तो ग्रह में जो आपका कह सकते हैं प्रकाश होता है वो सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। याद रखिएगा, ठीक है। तो आपका डी नंबर आपका यहाँ हो जाएगा। अदीप्त पिंड कौन सा है? ये आपका ग्रह है, ठीक है। और सूर्य में जो आपकी कह सकते हैं कि आपके टेम्परेचर होता है, कह सकते हैं सूर्य में जो आपकी ऊर्जा होती है किसके कारण? तो सूर्य में पाया जाता है आपका हाइड्रोजन प्लस आपका हीलियम, ठीक है। हाइड्रोजन प्लस आपका क्या होता है? हीलियम। इसके कारण से कैसे इसमें से एनर्जी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कैथोड किरणों में होता है, कैथोड किरणों में होता है तो भाई क्या होता है? तो कैथोड किरणों में होता है आपका द्रव्यमान तथा आवेश दोनों होते हैं। याद रखिए 109 को हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर, कि कैथोड किरणों में कह सकते हैं आपके वहाँ पर द्रव्यमान तथा आवेश क्या होते हैं? दोनों होते हैं। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक कहलाता है, हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक क्या कहलाता है? बताइए भाई, हाइड्रोजन परमाणु का जो नाभिक होता है वो क्या कहलाता है? तो इसे हम लोग क्या कहते हैं भाई? इसे कहते हैं प्रोटॉन। क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। देखिए कोई भी परमाणु होता है तो परमाणु आपका ये हो गया, बीच में आपका कह सकते हैं प्रोटॉन है, इसके आप चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, तो बचा आपका क्या? यहाँ पर प्रोटॉन ही तो है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी, आपका प्रोटॉन हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर, जब वायु ऐसे अनचाहे पदार्थों के द्वारा संदूषित हो जाती है जो सजीव तथा निर्जीव दोनों के लिए हानिकारक है, इसे क्या कहते हैं? तो देखिए इसका मतलब क्या है, इसको समझ लीजिए कि जैसे भी आपकी एरिया में है, कहीं भी आपके हैं, अगर आपका प्रदूषण होता है तो देखते हैं कि वायु के माध्यम से प्रदूषण आपका चारों तरफ फैल जाता है। तो इसका मतलब यही कह रहा है कि जो आपका जो प्रदूषण फैलता है सबसे ज़्यादा वो किससे होता है? तो आपकी वायु प्रदूषण के द्वारा ही होता है, ठीक है। मतलब वायु के द्वारा ही चारों तरफ आपका होता है। जैसे मान लीजिए वाहनों में ईंधन होता है, उससे उत्पन्न होता है गैसें, ठीक है, उसका भी मतलब होता है कि वायु में मिल जाती हैं और प्रदूषण पैदा करती हैं। तो कुल मिला के देखा जाए विषैली गैसों का निकलना और मिलना सभी का कारण होता है आपका वायु प्रदूषण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, परागण क्या होता है? परागण क्या होता है? बताइए भाई, परागण क्या होता है? तो परागण क्या होता है? ये होता है आपका ए नंबर, कि पराग कोषों से वर्तिकाग्र को और पराग कणों का स्थानांतरण, ठीक है। पराग कोषों का क्या होता है? वर्तिकाग्र की ओर पराग कणों का। देखिए हम इसको समझाते हैं, जैसे आपका कोई फूल है तो उसके अंदर आपका होता है पराग कोष, उससे होते हैं आपका वैसे वर्तिकाग्र, यहाँ से पराग कणों का स्थानांतरण होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ये हो जाएगा। और परागण आपके दो प्रकार के होते हैं, स्वपरागण और आपका पर परागण होता है। अर्थात स्वतः भी होते हैं और कह सकते हैं एक दूसरे के माध्यम से होते हैं। जैसे आपके कुछ मतलब ऐसे परागण कर लिया, और कुछ होते हैं जैसे कि मान लीजिए मधुमक्खी वगैरह बैठती हैं तो उनके माध्यम से परागण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, रक्त का कौन सा घटक रक्त में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो रक्त में ऐसा कौन सा घटक जो सबसे ज़्यादा होता है? तो आपका रक्त में होता है सबसे ज़्यादा आपका प्लाज्मा। क्या होता है? प्लाज्मा। कितना प्रतिशत? 55% आपका प्लाज्मा होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और 45% जो आपका होता है वो आपका रुधिराण होता है, ठीक है। क्या होता है? रुधिराण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है,
कि पौधे का कौन सा भाग भोजन संश्लेषित करता है। जवाब दीजिए कि पौधे का ऐसा कौन सा भाग है जो भोजन को संश्लेषित मतलब बनाना, ठीक है, तो कौन बनाएगा। तो आपको पता है कि जो सूर्य से आने वाला प्रकाश होता है वो पत्तियों के माध्यम से एनर्जी प्राप्त करता है। तो इसका मतलब ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, पत्तियां, ठीक है। पौधों की पत्तियां भोजन संश्लेषित करती हैं। ये सौर ऊर्जा को ग्रहण कर वायु से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड तथा मृदा से अवशोषित की गई जल और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण यहाँ पर करती हैं और इसके बाद आपको ऑक्सीजन भी मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि एक पिंड तभी ध्वनि उत्पन्न करता है जब वह, एक पिंड तभी ध्वनि करेगा भाई जब किसी भी वस्तु में क्या होगा, कंपन होगा। मतलब कि अगर कंपन नहीं है तो आपका वो ध्वनि उत्पन्न नहीं करेगा, ठीक है। समझ में आया कि पिंड तभी ध्वनि उत्पन्न करेगा जब वह कंपन करता होगा। अगर कंपन नहीं कर रहा है तो आपका नहीं होगा, क्योंकि इसकी परिभाषा ये होती है कि ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी उत्पत्ति किसी न किसी वस्तु के कंपन करने से ही उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि धातु के तार में बिजली का प्रवाह किससे होता है। तो देखो, जैसे आपके घर में मान लीजिए यहाँ पर स्विच है और यहाँ पर आपका बल्ब है, तो यहाँ पर जैसे ही स्विच ऑन करते हैं यहाँ पर आपका बिजली का बल्ब जल जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इनके बीच में क्या होता है, इनमें इलेक्ट्रॉन बहते रहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इनमें रहते हैं। तो अर्थात कह सकते हैं कि धातुओं में इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में रहते हैं, इसी के कारण धातु के तार बिजली का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के संचरण से होता है। यहाँ पर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे, ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है। अभी हमने बताया था कि ब्रह्मांड में और अंतरिक्ष में तो आपके सबसे ज़्यादा जो होता है वो आपका हाइड्रोजन होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन। अब देखिए, जैसे आपका सूर्य बना है, आपका मैक्सिमम मात्रा हाइड्रोजन है, तो बात आती है कि सूर्य में आपकी हीलियम और हाइड्रोजन है, तो हीलियम कितनी प्रतिशत होती है? हीलियम होती है आपकी यहाँ पर कह सकते हैं कि 26% और हाइड्रोजन होता है आपका 72%। ये इसका अनुपात होता है। तो इसका मतलब है कि आपके जो ब्रह्मांड है तो सबसे ज़्यादा आपका हाइड्रोजन गैस आपकी है, ठीक है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे, रतौंधी जिसे हम बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस के कारण होता है, अर्थात रतौंधी किसकी कमी से हो जाता है? रतौंधी होता है आपके किस विटामिन की कमी से? तो ये विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आती है कि विटामिन ए की पूर्ति कैसे करें। तो विटामिन ए की पूर्ति अर्थात कह सकते हैं सबसे ज़्यादा जो विटामिन होता है गाजर में होता है। किस में होता है? गाजर में। आपके 2017 में आपके इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रश्न पूछा गया था, इसमें होती है तो आपके गाजर में, ठीक है। और दूसरा आपको कह सकते हैं कि गाजर के बाद आपकी शकरकंद, तो शकरकंद में भी क्या होती है? आपकी विटामिन ए होती है। समझ में आ गया ना भाई। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि पत्ती के मध्य में मोटी सिरा को क्या कहते हैं। देखिए, मान लीजिए आपकी ये पत्ती है और पत्ती के मध्य आपकी जो मोटी सिरा होती है कौन सी? ये वाली, ठीक है, ये वाली सिरा, तो इसे बोलते हैं मध्य सिरा, ठीक है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका 124 का हो जाएगा ए नंबर, मध्य सिरा कहते हैं, ठीक है। और इस वीडियो में अर्थात इस प्रैक्टिस सेट का ये अंतिम आपका है कि निम्नलिखित में से कौन पौधों में पानी के परिवहन से जुड़ा है। पौधों में पानी के परिवहन से जुड़ा है, इसका मतलब हम आपको बता दें कि मान लीजिए आपका ये कोई पौधा है, ठीक है, ये आपका कोई पौधा है, इसके ऊपर जो पानी जाता है तो किसके माध्यम से? जो बीच में आपका होता है एधा, या कह सकते हैं इसे जाइलम बोलते हैं। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, जाइलम के माध्यम से पानी आपका ऊपर चढ़ जाता है। ये आपका आज की वीडियो में इतना ही। पसंद आया तो वीडियो लाइक भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।